मोहिना के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता और उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। अब वो अपने दोनों हाथों से कनक का गला किसी बलि के मुर्गे की तरह दबोच लेती है। वो लाख कोशिश करता है लेकिन खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद कराने में असमर्थ साबित होता है। धीरे धीरे उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। अब उसे लगता है कि उसका समय निकट आ गया है। कनक की जब आंखें खुलती है तो उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। ओह, क्या यह सब सपना था या मुझे मोहिना की आत्मा ने मुझे जिंदा छोड़ दिया? अभी यह सोच ही रह था कि अचानक उसका हाथ उसके टॉर्च पर पड़ा। उसने वो टॉर्च जैसे ही जलाया तो उसकी नज़र सामने जमीन खोदने वाले हथियार फावड़ा, कुदाल, गैंती आदि पर पड़ी। उस औजार का हत्था लकड़ी का बना हुआ था जो कि रक्त से सने होने की वजह से दूर एक से ही उसके लाल रंग होने का एहसास हो रहा था। इसका मतलब कल रात में मेरा सच में मोहिना से सामना हुआ था और वो खुद काली बिल्ली का रूप लेकर मुझे इस तहखाने तक लेकर आई ताकि मुझे यह सबूत मिल सके। क्योंकि यदि वो अपने स्वरूप में आकर मुझे इस तहखाने का पता बताती या लाने की कोशिश करती तो मैं बिल्कुल भी इसके लिए कतई तैयार नहीं होता। इतना कहते कि साथ ही वह दौड़कर उस हथियार की तरफ भागा। उसने फटाफट उन हथियारों को उस जगह से हटाया। जैसे ही उसने उन हथियारों को इस जगह से हटाना है यह देखकर स्तब्ध रह जाता है कि वहां सफेद रंग का लेडीज सूट पड़ा हुआ है। उस सूट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी 17-18 वर्ष की आयु की लड़की की रही होगी। वो सूट आधे से ज्यादा खून में सने होने की वजह से आज भी उसका ज्यादातर हिस्सा सुर्ख लाल ही था। वो जैसे ही उस सूट को निहारता है तो उसे एहसास होता है कि इस सूट को उसने किसी न किसी को पहने हुए तो देखा ही है। तभी उसके अक्ल के घोड़े तेज दौड़ पड़ते हैं और वो आंखें गोल करता हुआ बोलता है, यह तो मोहिना का सूट है। इसे तो मैंने मोहिना की आत्मा को ही पहने देखा था। ओह, कितने दरिंदे थे वो लोग, इस फूल सी बच्ची की जिंदगी तहस नहस कर दी। अब कुछ भी हो जाए मैं उसे न्याय दिलवा कर ही रहूंगा। यह कहते हुए उसने टॉर्च को पकड़ा और तहखाने की सीढ़ी से चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। कोने में गोल मोड़ कर रखे हुए कालीन को उस तहखाने के गुप्त द्वार को बंद करके ठीक इस तरह से पुनः सुव्यवस्थित कर देता है जैसे कि इसे पूर्व रखा गया था। अब वह सीढ़ी से चढ़ता हुआ अपने कमरे के पास पहुंचता है तो देखकर चौंक जाता है और बोलता है, ओह, इसका मतलब मेरे कमरे के दरवाजे पूरी रात खुला ही रहा। भगवान करे अंदर कोई अनहोनी न हुई हो। यह कहते हुए वो कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। सामने दीवार घड़ी पर नजर पड़ती है तो देखता है कि 11:30 हो रहे। ओह, मुझे वहां तहखाने में बेहोश हुए काफी वक्त हो गया है। इससे पहले कि और देर हो जाए अब मुझे फटाफट तैयार होना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। यह कहकर कनक अंदर नहाने चला जाता है। ठीक 1 घंटे बाद वो अपने एक छोटे से पिट्ठू बैग के साथ अपने कमरे में ताला लगाता है और नीचे अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। कार में चाबी डालकर कनक बहुत प्रयास करता है लेकिन गाड़ी टस से मस्तक नहीं होती। लगातार कोशिश करने के बाद उसकी कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो कार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कार बिल्कुल ही रेंगने जैसे चलती है और बहुत जोर जोर से हिलने लगती है मानो जैसे बहुत तेज भूकंप आया हो। बार बार ऐसी कोशिश करने के बावजूद भी कार ऐसे ही हिचकोले खाती है। वो कार से बाहर निकलता है तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है और वो बोल उठता है, ओह माय गॉड, यह किसकी कारस्तानी हो सकती है? कार के तो चारों के चारों टायर पंक्चर हैं। अब क्या किया जाए? तभी उसके दिमाग में चौकीदार फ़हीम की बात याद आती है और वो चुटकी बजाते बोल पड़ता है। फ़हीम मियाँ ने बताया था कि कटा पत्थर जाने के लिए एक बस सुबह 6 बजे जाती है और दूसरी बस दोपहर के ठीक 12:30 बजे जाती है। उद्धरण चिन्ह। यह कहते हुए उसने अपनी कलाई घुमाकर वक्त देखा तो दिन के 12 बजे का वक्त हो चला था।
उसने कार को उसी जगह लॉक किया और बस स्टॉप की तरफ बढ़ गया, जो वहां बिस्ट गेस्ट हाउस से मुश्किल से 250 से 300 मीटर की ही दूरी पर। अगले 5 मिनट में ही वो बस स्टॉप पर था। उसने देखा कि कटा पत्थर जाने के लिए बस वहीं खड़ी थी। उसने बिना पलक झपकाए बैग कंधे से उतारा और अंदर प्रवेश कर गया। खाली सीट के ऊपर लगेज वाली जगह पर बैग को ठूंसते हुए अपनी जगह पर बैठ गया। उसने जैसे ही घड़ी में देखा कि 12:30 बज चुके हैं, वैसे ही बस का ड्राइवर आया और बस को स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर में ही बस हवा से बातें करने लगी। कनक अपनी सीट से उठा और कंडक्टर की तरफ चल पड़ा। कटा पत्थर का एक टिकट दे दो। 75 रुपए खुले देना साहब, मेरे पास 500 का ही नोट है। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं, मैं टिकट के पीछे लिख देता हूँ। आप उतरते वक्त मुझसे ध्यान से 425 रुपए ले लेना। कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में ही दे दीजिएगा। वैसे कटा पत्थर अपने गणेशपुर से कितनी दूर है? यही कोई 55 किलोमीटर की दूरी होगी। देखिए टिकट पर भी लिखा होगा। वैसे वहां हम लोग कितनी देर में पहुंच जाएंगे? अरे साहब, काहे को टेंशन लेते हो? कटा पत्थर इस बस का लास्ट स्टॉपेज है। जब वहां पहुंच जाएंगे तो खुद आपको पता लग जाएगा। कंडक्टर की बात सुनते ही वो खींचकर अपनी जगह पर जाकर वापस बैठ गया। उसने घड़ी में नजर दौड़ाई तो 3:30 का समय हो चला था। गणेशपुर से कटा पत्थर करीब 55 किलोमीटर दूर था, लेकिन बीच में काफी दूर तक सड़क खराब होने की वजह से 2 घंटे का समय बड़ी आसानी से लग जाता था। बस अपनी पूरी गति से मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। रास्ते की खूबसूरत वादियों और पहाड़ियों को देखते हुए कनक बहुत प्रफुल्लित हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से खुद को उलझा कर रखा हुआ था, वो जिंदगी को जीना लगभग भूल से चूक था। उसे इस तह का सुकून ना जाने कितने समय बाद दिखने को मिल रहा था। सड़क के किनारे कलकल करती छोटी छोटी नदियां और हरे भरे जंगल उसे रास्ते की थकान से उठाकर तरोताजा कर दिया। अभी बस को चले हुए 3 घंटे ही हुए थे कि कच्ची सड़क आ गई, जो कि बेहद ही खराब थी। इस कच्ची सड़क के आने से इस खटारा बस की कलई भी खुल गई। यह बस का उम्रदराज होने का पता इसी बात से लगाया जा सकता था कि बस में बैठे यात्रियों की सीट ऐसे हिल रही थी मानो जैसे बहुत तेज भूकंप के झटके लग रहे हों और बस में कर्कश आवाजें आ रही थीं। अधिकतर यात्री नींद के आगोश में थे तथा रह रहकर एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे। एक सीट पर आधुनिक लड़की नींद के कारण धीरे धीरे झूम रही थी। उसने काफी तंग कपड़े पहन रखे थे। सिर के बालों को लड़के की तरह कटवा रखा था और शरीर पर मनमोहक इत्र छिड़क रखा था, जिसकी खुशबू पूरी बस में फैली हुई थी। अचानक झूमते झूमते एकाएक अपने पास वाली सीट पर बैठे कनक के ऊपर ढें गई। कनक देखने में ज्यादा से ज्यादा 25 से 27 साल का बलिष्ठ नौजवान ही लगता था। उसके सिर के बाल फौजियों की तरह कटे हुए थे तथा चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछें थी। उसका कद कम से कम 6 फीट, छाती एकदम चौड़ी तथा शरीर मजबूत था। उसने सफेद रंग का कुर्ता और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। उसने जरा सा घूमकर लड़की का कंधों से पकड़ा और उसे सीधा बिठा दिया। उसकी इस हरकत से लड़की ने चिढ़कर अपनी आंखें खोल दी और कनक को घूरने लगी। ये क्या हरकत है? उसने सख्त आवाज में पूछा। कोई बुरी हरकत नहीं है, कनक ने रूखे स्वर में जवाब दिया। तो फिर ये क्या था? मैंने तुम्हें सीधा बैठाया है। तुम मेरे ऊपर गिर गई थी। नींद में थी, लेकिन मैं नींद में नहीं था। अगर मैं नींद में होता तो तुम्हें अपने ऊपर ही पड़े रहने देता और मुझे पता ही नहीं होता कि तुम मेरे ऊपर गिरी हुई हो। काफी बदतमीज हो। तुम्हें इतनी भी तहजीब नहीं कि एक शरीफ लड़की से किस तरह की बातें की जाती हैं। उस लड़की जल भून कर बोली।
और तुम काफी लापरवाह हो। तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं कि बस में एक शरीफ लड़के के बगल में कैसे बैठा जाता है। एक तो इतनी लंबी यात्रा है, कोई इंसान थक भी तो सकता है, और उसी की वजह से झपकिया जाना कोई जुर्म तो नहीं। अगर मैं गलती से तुम पर गिर पड़ी तो क्या हो गया? अगर इस तरह मैं तुम पर गिर पड़ता तो तुम तो सारा आसमान अपने सिर पर उठा लेती। मुझे न जाने कितनी तरह की गलियां निकलती, बदतमीज बोलती, आवारा और बदमाश बताती। कनक के जुबान में जैसे जहर भर गया हो। शायद उसकी इस बोली में कल रात्रि की थकान की वजह थी। तू अब चुप हो जा। बहुत हो गया अब। मैंने तुझे पकड़कर सीधा ही तो बैठाया है। कोई गोली तो नहीं मार दी। तेरे हाथ पैर तो नहीं तोड़ दिए जो इतना भड़क रही है। कनक ने उसे इस बार झिड़क कर बोला, तुम्हारी इतनी औकात है जो मुझे गोली मार सको, मेरे हाथ पैर तोड़ सको। तेरी इतनी औकात है जो मुझे अपना खसम बना सके। क्या बकते हो? बिना खसम बनाए किसी मर्द के गोद में नहीं गिरा जाता जैसे तू गिरी है। अगर तुम्हारे माँ बाप ने यह नहीं सिखाया है तो बोल, 100 मिनट में तुझे सिखा देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। हाउ डेयर यू। तुम मुझे सिखाओगे? अगर तुम सीखना चाहोगी तो जरूर सिखाऊंगी। इडियट, नॉनसेंस। लड़की ने आने नाक भान सिकोड़कर कहा। बस, इससे ज्यादा सुनना मेरे वश में नहीं है। कनक इस बार बेहद कड़े स्वर में बोला, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। वो भी नोचना आता है या सिखाऊं? लड़की ने बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, ठीक तभी बस को एक जोरदार धक्का लगा। ब्रेकों के चीखने की आवाज गूंजी और एक तेज झटके के साथ लड़की के नर्म नर्म होंठ कनक के सुर्ख होंठों से जा मिले। दोनों काफी देर तक इसी स्थिति में चिपके रहे, जैसे मानो किसी स्वप्न लोक में गोते खा रहे हों और वापस आने का जी नहीं कर रहा हो। जब काफी देर तक उन दोनों को इसी स्थिति में ही देखा तो कंडक्टर अपनी जगह से उठा और दोनों के करीब जाकर बोला, हद है भाई। अभी थोड़ी देर पहले तो ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों एक दूसरे को काट के खा जाएंगे, और अब देखो तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को होठों को काट के ही दम लेंगे। कंडक्टर के ऐसा कहते ही पूरा बस ठहाकों से गूंज उठा। दोनों ने खुद को एक दूसरे से जुदा किया और विपरीत दिशा में खोपड़ी घुमाकर बैठ गए। रह रहकर वो दोनों एक दूसरे को चोरी छिपे देखने की कोशिश कर रहे थे। जब उन दोनों की नजर अचानक एक साथ टकरा जाती तो अपने हाथों से अपने मुस्कुराते चेहरे को ढक लेते। यह खेल काफी देर तक चलता रहा। अब धीरे धीरे दोनों की हिम्मत बढ़ रही थी। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर बातें कर रहे थे। अब कनक ने दिल ही दिल निश्चय कर लिया कि उसे अपने दिल का हाल बता ही दूं। कनक ने अपना दाहिना हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हाय, आई एम कनक। जैसे ही कनक ने इतना कहा ही था कि बस एक झटके के साथ रुक गई और अगली आवाज कंडक्टर की आई, चलो चलो, कटा पत्थर आ गया है, जल्दी करो। धत्तेरी की, ना जाने आज आईने में किसकी शक्ल देखकर घर से निकला था। जैसे ही कनक यह कहता है तो वो लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ती है।